नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीफ मौसम की एक प्रमुख फसल है, जिसकी खेती लगभग 53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। लेकिन इसकी औसत उत्पादकता अन्य राज्यों की तुलना में कम है और इसकी औसत उपज के कम मिलने के कारणों पर गौर करें तो उसमें प्रमुख है क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों का चयन और खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग न करना। तो जो किसान भाई सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं, वे इससे अधिक उपज लेने के लिए कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव कर बुआई से पहले कौन कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SB शर्मा। किसान भाइयों, अभी आगे आने वाला समय हमारा जो मालवा क्षेत्र है उसमें करीब करीब 80 से 85% सोयाबीन की बुआई होती है। तो इस संबंध में कुछ समसामयिक जानकारी देना चाहूँगा। बात करते हैं किस्मों के चयन के बारे में। किसान भाइयों, किस्मों का चयन क्षेत्रीय अनुकूलता, फसल चक्र एवं कीट रोगों के प्रकोप एवं सिंचाई व्यवस्था के आधार पर करना चाहिए। इसकी प्रमुख उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि हम वर्षा आधारित सोयाबीन ले रहे हैं तो हमको 100 दिन से नीचे की जो भी वैरायटी है उसका उपयोग करें। कम दिन की अवधि में जो हमारी 80 से 85 दिन में आती है वो 2 वैरायटी है, जिसमें एक पुरानी वैरायटी है JS 9560 और दूसरी अभी जो नई 2014-15 में निकली है वो है JS 2034। ये दोनों वैरायटी का उत्पादन करीब 20 से 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। इनको लगा सकते हैं। थोड़ा मध्यम जो वैरायटी है उनकी तरफ जाएँ तो जैसे पुरानी वैरायटी थी हमारी JS 9305, अभी कुछ नवीन वैरायटी जो अनुसंधान से निकाली गई है, जिसमें विश्वविद्यालय से भी है और हमारे सोयाबीन अनुसंधान केंद्र से भी है। उसमें एक सोयाबीन जो हमारा इंदौर में अनुसंधान केंद्र है उसमें वैरायटी है NRC 86, वो लगा सकते हैं। ये वैरायटी हमारी 90 से 95 दिन में आती है। और दूसरी जो हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से वैरायटी निकाली है वो है जवार सोयाबीन 2029, जवार सोयाबीन 2069। ये अच्छी वैरायटी है, इनका उपयोग कर सकते हैं। राजमाता कृषि विश्वविद्यालय से जो वैरायटी निकाली है वो RBS 2001-4। इनका बीज पर्याप्त मात्रा में कृषि विज्ञान केंद्र और हमारे दूसरे हमारे विश्वविद्यालय में उपलब्ध है और ये वैरायटी 2 साल से टेस्ट भी हो चुकी है, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो किसान भाई ये वैरायटी लगा सकते हैं। जिनकी बहुत भारी ज़मीन है, जिनमें पानी भर जाता है और निकास की थोड़ी कम व्यवस्था है, पानी लंबे समय तक मॉइस्चर रहता है, तो वो किसान भाई पुरानी वैरायटी JS 335 है वो लगा सकते हैं। या फिर 2 वैरायटी और है, ये थोड़ी लेट आने वाली है, वो 115 दिन के करीब आती है। JS 9752 है और हमारी NRC 37 है। ये वैरायटी का चयन कर सकते हैं। बीज बहुत महत्वपूर्ण है, तो बीज हम सही स्रोत से प्राप्त करें। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो इसके लिए रबी फसल की कटाई के बाद ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ देते हैं। फिर बुआई से पूर्व 2 बार कल्टीवेटर चलाने के बाद पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें। अंतिम जुताई के समय 10 किलोग्राम फोरेट प्रति हेक्टेयर खेत में मिला दें, जिसमें प्रारंभिक अवस्था में लगने वाले कीट जैसे नीला भृंग, तना मक्खी एवं सफेद सूड़ी के आक्रमण को रोका जा सके। अब आइए बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करने से पहले मिट्टी का परीक्षण अवश्य करा लें। ये कार्य 4 से 5 वर्ष के अंदर अवश्य करें। सामान्यतः गोबर की खाद या कंपोस्ट 10 टन प्रति हेक्टेयर बुवाई से 15 से 20 दिन पहले डालकर अच्छी तरह खेत में मिला लें। फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है,
सोयाबीन हमारी चूँकि तिलहन के साथ दलहनी फसल है, इसमें बहुत ज़्यादा हम नाइट्रोजन का उपयोग न करें। तो इसके लिए जो अनुशंसा है वो 20 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर, ये बहुत आवश्यक है। तो इस हिसाब से हम प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरक का उपयोग करें और उर्वरक का उपयोग हमको बुआई से पहले करना है। दूसरा, किसान भाई जल्दबाजी न करें बोने की। जो राइट समय है वो हमारा 25 जून से 7 जुलाई तक हम बुआई कर सकते हैं सोयाबीन की। तो बीज हमारा डिपेंड करता है 2 चीज़ पे, या तो अंकुरण क्षमता और बीज का साइज़ क्या है। यदि हमारा बड़ा साइज है और अंकुरण क्षमता भी ठीक है तो फिर हमको 80 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की ज़रूरत है। यदि हमारा अंकुरण जो है अच्छा है और बीज का साइज छोटा है तो 60 किलो प्रति हेक्टेयर। तो इस अनुसार हम बीज की दर को निर्धारित करें। इसके बाद महत्वपूर्ण है कि बीज उपचार। तो किसान भाई बीज को जरूर फफूंदनाशक से उपचार करें, चाहे विटावेक्स ले सकते हैं या कोई भी दूसरा अन्य फंजीसाइड है उसका इस्तेमाल, ट्राइकोडर्मा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूर फफूंदनाशी। इसके बाद जो बुवाई की विधि है वो सामान्यतः हमारे क्षेत्र में यहाँ पर फर्म द्वारा बुवाई करते हैं, जिसमें सीडल के पीछे चिड़िया लगी रहती है, वो भी एक अच्छा सिस्टम है। लेकिन कभी कभी जो है हमारी बुवाई में ये देखा गया है कि अति बारिश हो या कम बारिश हो तो इन दोनों में हमारी फसल प्रभावित होती है, उत्पादन कम होता है। तो अभी जो 2 नई पद्धति है, एक रेज बेड पद्धति है जिसको हम कूड़ नाली विधि बोलते हैं, उसमें कूड़ रहता है और ऊपर जो है बनी होती है नाली टाइप नीचे, और उसके ऊपर हम बुवाई करते हैं रेज बेड को। तो ये इसमें क्या होता है कि पानी कम है तब भी हमारी फसल, वो जो नाली में पानी रहेगा उससे मॉइस्चर बना रहेगा और हमारी फसल जो है बढ़िया उत्पादन देगी। और अतिवृष्टि हो गई तो फिर ये पानी बह के निकल जाएगा, तो हमारी फसल जो है उसमें जल भराव नहीं होगा, और जल भराव नहीं होगा तो हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। हमारा उत्पादन यहाँ अभी जो 2-3 साल से जो रिजल्ट दे गए हैं तो इनमें बाकी जगह नुकसान हुआ है, लेकिन जिन्होंने इस पद्धति से रेजबेड और या BBF ब्रेड बर्ड फरों से बुवाई की है तो उनके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में जिन किसानों के पास तालाब हैं, उनमें से कुछ किसान भाई इन तालाबों में सिंघाड़े की खेती करते हैं। तो जो किसान भाई सिंघाड़े की खेती करना चाहते हैं उनके लिए वर्तमान समय इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए उचित चल रहा है। तो आप स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए सिंघाड़े की नर्सरी में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर उल्फत सिंह धाकड़ से। वर्तमान समय में सिंघाड़ा हमारा एक महत्वपूर्ण फसल है और इसे हम उपवास, व्रत और दूसरी उसमें किया था, क्योंकि सिंघाड़े एक पोषक तत्वों से भरपूर फसल है और इसकी किस तरह देख रेख रख रखाव किया जाए, इसके लिए नर्सरी का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि वर्तमान में जो देखने में आ रहा है कि किसान ताल तलैयों के साथ में जो हमारे धान के खेत हैं जिनमें पानी भरता है उनमें भी आजकल सिंघाड़े की खेती प्रारंभ कर दी है। किसान भाई, वर्तमान समय में जो आपकी नर्सरी लगी हुई है, अब धीरे धीरे उसके पौधा स्थापित हो चुका है और बेल उसकी ऊपर की तरफ आने लगी है और जड़ों ने अपने जमीन के अंदर स्थापना प्रारंभ कर दी है। किसान भाइयों, सिंघाड़े की नर्सरी से स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए इस समय सिंघाड़े की बेलों को फैलाना जरूरी होता है। इसके अलावा आप खरपतवार नियंत्रण करते हुए जल प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। जो महत्वपूर्ण कार्य है हमारी सिंघाड़े की जो नर्सरी है उसमें हमें खरपतवारों पर विशेष ध्यान रखना है और उसमें अगर खरपतवार हैं या दूसरे कोई पौधे उग रहे हैं उनको ज़रूर साफ कराएं, क्योंकि जो हम पोषक तत्व नर्सरी के पौधों के लिए देंगे वो हमारी प्रतियोगिता के द्वारा दूसरे पौधे ले लेंगे, तो जिससे हमारी नर्सरी कमज़ोर हो जाएगी। साथ में बीमारियों का
संचरण के या उनके जो बीमारी का वो होस्ट का जो कार्य करते हैं, खरपतवारी करते हैं, तो इनका तो हमें चुनाव करके निकालते रहना ही है। दूसरा, पानी का जो हमारा उसका लेवल है तो उसको बिल्कुल बनाए रखें। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं पानी उसमें नीचे रिस रहा है, पानी चला गया या ऊपर से आपने पानी नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन हमारी सिंघाड़े की जो नर्सरी है वो बिल्कुल बेकार हो सकती है। पानी का लेवल भी आपको बढ़ाते रहना है। ऐसा नहीं है कि पानी का लेवल नीचे जा रहा है और बेलें ज़्यादा फैल गई हैं, उसमें उसकी सघनता ज़्यादा बढ़ गई है, तो वाटर रिक्वायरमेंट जो हमारी जल मांग जो बढ़ेगी पौधों की, उसके हिसाब से हमें उसका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। इसको हमें विशेष ध्यान रखना है। किसान भाइयों, सिंघाड़े की नर्सरी को कुछ कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, हमारी जो नर्सरी है सिंघाड़े की, उसमें सुरक्षा का महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इसमें कीट व्याधि जो आती हैं वही हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो कीट में हमारा जो सिंघाड़ा भृंग है, ये एक महत्वपूर्ण कीट है, और सिंघाड़ा की सब फूल, पत्ते और उसकी शाखाएं, डंठल, इनको नुकसान पहुंचाते हैं। और ये विभिन्न अवस्थाओं का जो कीट की हैं, जैसे लार्वा उसका जो रहता है और उसके बाद प्रौढ़ है, ये दोनों ही इसमें नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि आपने देखा हो पत्ते के पिछली साइड में या पत्ते के ऊपर इसमें गुच्छों में आपको अंडे इसके देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे प्रौढ़ है पूरे पत्ता भी चबा जाते हैं, खाते हैं। तो इस तरह से प्रौढ़ और उसकी जो हमारी लार्वा है, वो दोनों ही अवस्था में इसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसकी एकीकृत प्रबंधन अगर इसमें किया जाए तो सबसे पहले तो हमें किसान भाई उसमें हमें निगरानी रखना होगी। अगर इस तरह की कीट पत्तियों के ऊपर उनके अंडे हैं तो ऐसे पत्तों को निकाल करके उससे निकाल दें। और दूसरा, अगर उसमें है तो हमें इसमें कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ेगा। कीटनाशकों में किसान भाइयों, क्लोरोपाइरीफास हमारा जो कीटनाशक है, उसकी धूल या हमारा जो द्रव्य रूप में आता है, उसकी 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव भी कर सकते हैं, या उसकी धूल का भड़काव कर दें, तो ये कीट पर प्रबंध पाया जा सकता है। क्योंकि किसान भाइयों, हमें मछलियाँ और दूसरे कीट भी रहते हैं, तो हमें कीटनाशकों के चुनाव में विशेष ध्यान रखना है। और उस पानी को जब हम कीटनाशक वगैरह डालें, कोई दूसरे खेतों में नहीं जाए, कोई जानवर जो हमारे गाय या पशु हैं वो उस पानी को न पिए, अन्यथा क्या है कि उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो कीटनाशकों के चुनाव के पहले और उनके छिड़काव के बाद इस तरह की निगरानी आपको विशेष तौर पर रखना है। किसान भाइयों, सिंघाड़े में जो प्रमुख दूसरा कीट है वो लाल खजुरा के नाम से जानते हैं इसे हम। इसकी मक्खी होती है, और ये क्या है, हमारे पत्ते का जो डंठल होता है, जो फूला हुआ भाग आप देखते होंगे सिंघाड़े के और पत्ते के बीच में एक डंठल जो निकलते हैं पत्तों के बीच में, उस पर मक्खी बैठती है और उसमें अंडा देती है, वो भी पोजिटर के माध्यम से। और वो अंडा अंदर जाकर के एक लाल रंग की, आपने देखा होगा, कभी उसको खोल के देखना, इस लाल रंग की तीखी लाल इस सुराही टाइप की एक इल्ली रहती है, जिसे हम, वो क्या है, अंदर अंदर उसको खाती है और खाने के बाद में उसको सड़ा देती है। और जैसे ही वो सड़ता है तो पत्ते की सतह, तो हमारा पूरा का पूरा गुच्छा है वो धीरे धीरे डूबने लगता है। क्योंकि उसको तैरने में जो हमारे उसके अंदर जो टिश्यू का जो बना हुआ है, वो उसमें एयर रहती है, वो एयर जब निकल जाएगी तो उसके अंदर वो ज़मीन में बैठ जाता है। तो इस कीट को रोकने के लिए किसान भाइयों, हमें जो हमारे दैहिक कीटनाशक हैं उनका प्रयोग करना है। तो इसके लिए हमें सबसे बढ़िया होगा कि आप इमिडाक्लोरपिड या थायोमेथाक्सम, इस तरह के जो कीटनाशक हैं इनको प्रयोग करना है। अगर आपके पास इमिडाक्लोरपिड है तो इसकी 6 ml मात्रा प्रति 15 लीटर का हमारा टैंक आता है, उसमें 6 ml दवा डाल लें। और इसका स्प्रे अगर आप करते हैं तो निश्चित है आपको जो लाल खजूरा जो एक कीट है, जो लाल रंग की जो इल्ली जिसमें जो पाई जाती है, इसका निश्चित रूप में प्रबंधन हो जाएगा, जिससे आपका सिंघाड़े की फसल बच जाएगी। कीटों के बाद में हमारी बीमारियाँ, और सिंघाड़े की फसल में जो प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है कि हमें एक दहिया रोग है। ये दहिया रोग में क्या है कि हमारी जो फफूंद है ये पत्तों के ऊपर फैल जाती है, और पत्तों के ऊपर जब ये फैल जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इसके कारण जो बाधित हो जाती है। और जब ये क्रिया बाधित होती है तो उसके कारण क्या है कि हमारे सिंघाड़े के फूल एवं सिंघाड़े का जो फल बनता है उस तरह पर सब पे उस पर नुकसान होता है। तो इसको अगर हम प्रबंधन करें तो इसके लिए सबसे अच्छा है दहिया रोग को रोकने के लिए तो सल्फर का प्रयोग ज़्यादा करना है। सल्फेक्स नाम का जो हमारा बाजार में मिल जाता है, उसकी 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाए और उसका छिड़काव करेंगे तो इसका नियंत्रण हो सकता है। और ख़ास करके इस तरह के जो पत्ते दिख रहे हैं, बीमारी ना फैले, ऐसे रोगग्रस्त पत्तों को निकाल करके हमें अपने सिंघाड़े की नर्सरी से या सिंघाड़े के जो हमारा मुख्य तालाब है, खेत है, उससे अलग करें, जिससे आपकी बीमारी आगे नहीं फैलेगी। इसका ध्यान जरूर रखें। किसान भाइयों, सिंघाड़े की नर्सरी और उसके अच्छे उत्पादन के लिए जो समस्त सावधानियाँ बताएं, फसल सुरक्षा, खरपतवार प्रबंधन, इन सबको आप एकीकृत तौर पर करते हैं तो आपकी अच्छी नर्सरी होगी। और जब आपकी नर्सरी के पौधे अच्छे तैयार हो जाएंगे किसान भाइयों, तो आप मुख्य तालाब में या आपने जो तैयारी की है दूसरे धान के खेतों में, उसका जब रोप आप स्थानांतरित करेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से अच्छा उत्पादन मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो।
आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क पूर्ण संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम बिछा, जिला भोपाल के किसान जयराम ठाकुर ने। आप पशुओं को हरा चारा खिलाने पर जानकारी चाहते हैं, तो जयराम ठाकुर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। चारा विषाक्तता जो है पशुओं के लिए हरा चारा का जब हम बुआई करते हैं, ग्रीष्मकालीन बुआई, जैसे ज्वार की फसल की बुआई कर रहे हैं चारे के लिए, तो उसमें उसका उचित प्रबंधन ना होने के कारण उसमें नाइट्रेट और साइनाइड की पॉइजनिंग आ जाती है। जो नाइट्रेट और साइनाइड इकट्ठा हो जाता है, जब वो किसान भाई देखेंगे कि हमारे खेत में पानी की कमी है, पत्तियाँ सूख रही हैं, तो उसको देखकर वो अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे खेत में ये इसकी नाइट्रेट या साइनाइड यानी जो है चारा विषाक्तता जिसे कहते हैं साधारण भाषा में, वो हो रही है। ये होता है मुख्य रूप से कि जब फसलों में समय से पानी ना चल पाना और अत्यधिक गर्मी का होना, ये इसके कारण है। और इसका जो ये विषाक्तता का दूर करने का है, इसके लिए आप समय से शस्य क्रियाएँ जो होती हैं, जैसे पानी चलाना, ये समय समय पर पानी देने से ये कम हो जाती हैं। इसके अलावा आप खेत में उचित नमी की दशा में चारे की कटाई करें। कटाई सुबह के समय करें और पशुपालक भाई अपने पशुओं को बासी चारा बिल्कुल ना खिलाएं। अगर हमारे किसान भाई इन पहलुओं पर ध्यान देते हैं तो वह अपनी चारे वाली फसल को काफी हद तक विषाक्त होने से बचा सकते हैं। और इसके लिए अगर विषाक्तता है तो आप उसको इन साइलेज के माध्यम से, मतलब साइलेज बनाकर यह विषाक्तता आप कम कर सकते हैं। और दूसरा है कि ये कभी भी इसको सीधे पशुओं को मत दीजिए, उसको काट के उसमें कुछ और फीड मिलाइए, जैसे भूसा है, भूसा मिलाकर खिलाइए, तो जिसमें उसमें साइनाइड और नाइट्रेट पॉइजनिंग नहीं रहती है, उस फसल के अवयव के साथ इसको मिला के आप खिलाएंगे तो ये विषाक्तता कम हो जाएगी, जिसका पशुओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अम्लीय, लवणीय और क्षारीय मृदाओं का कैसे करें सुधार।
अगेती फूल गोभी की वैज्ञानिक तकनीक से नर्सरी तैयारी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।